Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो सर। हाँ बच्चे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी बोलते हैं क्या? कैरियोथिका भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका वर्ड से भी बुलाते हैं। यस सर। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो सेल साइकिल मतलब क्या है? सेल साइकिल वर्ड का मीनिंग क्या है? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर मैं आपको एक पैराग्राफ भेजी हूँ एनसीईआरटी का, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इवोल्यूशन चैप्टर का है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। कौन सा पैराग्राफ बच्चे? सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोगों का? नो सर, वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं ना, 5 फैक्टर, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह, तो वो समझ नहीं आ रहा है। 5 घटक हार्डी वेनबर्ग समता है: जीन पलायन या जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योजन, योगज तथा प्राकृतिक वर्ण। देखो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का डेविएशन का मतलब क्या है कि जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। अब क्या होता है, नॉर्मली एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज होगा, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा, तो उसमें थोड़े बहुत चेंज होंगे ना, तो पता नहीं पड़ेंगे। यानी हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। बड़े जनसंख्या के अंदर थोड़ा बहुत यदि चेंज होता भी है तो भी जो रेशियो है इक्विलिब्रियम है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, वो डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन यदि छोटा पॉपुलेशन है तो तुरंत से दिख जाएगा। बड़ा पॉपुलेशन और उसमें भी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तब दिखेगा। वो चेंजेस क्या किस किस वजह से हो सकते हैं? जीन की फ्रीक्वेंसी किस वजह से हो सकती है कि मान लो किसी जगह पे किसी दूसरी जगह से कोई नया जीन आ गया, क्या हो जाएगा? यदि नया जीन आ रहा है तो क्या होगा? या पुराना जीन भी आ गया, एक्स्ट्रा जो है वो इंडिविजुअल आ गए, तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो जीन का पलायन होना या जीन का प्रवाह होना, उससे चेंज हो सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? आनुवंशिक विचलन क्या होता है? उसके थ्रू भी तुम देखोगे तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइप के जीन बढ़ जाएंगे, कुछ टाइप के जीन कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योजन और प्राकृतिक वर्ण, इन तीनों मतलब ये तीनों वो चीजें हैं जिनसे क्या होता है? जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ये जो पांचों चीजें हैं, इनसे क्या हो रही है? इनसे कोई पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है, और जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि वो जीन फ्रीक्वेंसी हेलो सर। प्लस 2p = 1, और यदि जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। ठीक है ना? हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो सर। सर ये प्लाज्मोडेस्माटा एक बार बताइए ना। प्लाज्मोडेस्माटा सर कंफ्यूजन है। प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल हैं
उनके बीच में जो सेल वॉल उसके अंदर एक छेद जैसा है, पोर जैसा है, जिसके थ्रू एक सेल से साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के अंदर जा रहा है और कनेक्शन बनाते हैं कौन, डेस्मोडिब्यूल्स। तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में ध्यान रखो कि दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर एक कोशिका द्रव्य संबंध बनता है, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। समझ गए? सर इसका फंक्शन क्या होगा? कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है तो क्या होगा, चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। याद है हमने सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, सिम्प्लास्ट किसके द्वारा हो रहा था? प्लाज्मा। यस सर। सर सर हिस्टोन में क्या क्या होगा? क्या हिस्टोन में? हिस्टोन प्रोटीन के अंदर प्रोटीन है, वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स तुमने पढ़े थे, H1, H2A, H2B, H3 और H4 ऐसे 4 टाइप के होते हैं। सर इसमें अमीनो एसिड जो होता है, बेसिक अमीनो एसिड जो होता है लाइसिन और अर्जिनिन, ये सब ज्यादा होता है। सर इसमें लिखा है कि ना डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ईथर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है, ऐसे लिखता है। क्या इसमें ईथर हिस्टोन और आरएनए भी मिलता है, ऐसे लिखा है। भेजो क्या लाइन को? न्यूक्लियस की बात कर रहा है क्या, क्रोमोसोम की बात कर रहा है क्या? हाँ वो उसकी पैकेजिंग के टाइप को बता रहा है कि कैसे कैसे जाता है, मतलब वो तो होता ही है ना भाई, जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है वही तो आरएनए भी बना रहा है ना भाई। ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए से आरएनए भी बनता है ना, तो आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। हिस्टोन जो है वो क्षारीय प्रकार का। हाँ वो तो पता है। ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू। सर एक तो मेरा भी एक एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। क्या है क्वेश्चन, बोलो। सर संवेष्टित मतलब क्या होता है सर, इसको क्या बोलेंगे संवेष्टित को? सर्वेक्षित। संवेष्टित, मैं पूरा लाइन पढ़ता हूँ। गाल्गी काय का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है। पैकेजिंग, पैकेज करके जो भी पदार्थ है पैकेजिंग। उसको पैकेज करके और कोशिका के अंदर जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पे पहुंचाना। यस सर। और अभी जो सर बताए, अभी आरती दी ने पूछा, ये ईथर हिस्टोन क्या है सर? इधर का मतलब होता है या तो भाई सर यहाँ पर के क्रोमेटिन मटेरियल है, उसमें क्या होता है, उसमें हिस्टोन होता है, उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसमें डीएनए होता है, उसमें आरएनए होते हैं। सर यहाँ पे की पैकेजिंग को बताओ ना एक बार वापस, समझ नहीं आ रहा ये चैप्टर पे जो दिया है वो। बना हुआ है तुम्हारे पास तो रिकॉर्डेड रहता है ना, तुम एक बार उसको पूरा डिटेल में देख लो भाई। डीएनए पैकेजिंग होती है, सर तो डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ लपेटता जाता है, क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो हाईली कंडेंस होकर के क्या बना देते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से आगे क्या बन जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्या क्या डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, इन तीनों की जरूरत होती है। जिन जगहों पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होगा उन जगहों पर आरएनए भी होगा, तो थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है। फिर वहां हेलो पर का सर। समझ आ जाता है, यहाँ पर का पढ़ोगे तो समझ नहीं आता, वहां पर का तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है 12th वालों वापस को। से पढ़ लो ना, तो वापस से रिवाइज कर लो ना, क्या दिक्कत है। एक बार रिवाइज कर लो, जहां पे दिक्कत है, जहां पे जो डाउट है वो पूछ लेना, क्योंकि अभी पैकेजिंग पढ़ने लगेंगे तो ये लेक्चर तो अपना पैकेजिंग में चला जाएगा, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो पैकेजिंग तो तुम हाँ एक बार रिवाइज कर लो, जहां पे भी दिक्कत है वो पूछ लेना कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है ना? हाँ सर। हेलो सर, हाँ। मुझे भी एक क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ हाँ बोलो। सर जो है ना जंतुओं में और जो साधारण जीवों में जो अलैंगिक शब्द का प्रयोग हम लोग स्पष्ट रूप से करते हैं और पादपों में उसका हम लोग उपयोग ना निरंतर रूप से करते हैं, का मतलब बताओ ना। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला तुमने, जंतु और पादपों में क्या यूज करते हैं, दोबारा से बोलो। रुक रहे हो, रुको। सर जो जंतु होते हैं ना और साधारण जो जीव होते हैं ना, उस पे हम लोग ना शब्द का प्रयोग ना स्पष्ट रूप से करते हैं और पादपों में इस अलैंगिक शब्द का प्रयोग हम लोग निरंतर करते हैं। अरे ये तो इन दोनों में मेरे को समझ नहीं आया। मुझे वो जो भी लाइन है, पैराग्राफ है, जो भी है ना वो भेजो, तब पता पड़ेगा। सर जैसे ओके सर। जीव में जनन होता है तो उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं, लेकिन पौधों में उसको कायिक जनन बोलते हैं ना। हाँ ऐसा ऐसा होगा वो लाइन, वो ऐसा होगा वो लाइन वहां पर अलग अलग, तो अलग अलग भेज दो, काम ऐसा हो करते तो भेज दो, मैं देख लूँ।
तो मुझे भेज देना बच्चे, मैं ऐसा हो तो एक्सप्लेनेशन दे वो कर दूंगा तुम्हें वॉइस मैसेज के थ्रू, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेल साइकिल की बात करें तो यदि कोई सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है हेलो तो उसके सर चला गया, क्या हुआ? चला गया जो क्वेश्चंस थे वो अच्छा सबसे नीचे पैराग्राफ। देखो ये सेंटेंस ना मतलब प्रॉपरली फ्रेम नहीं है, एक बार इंग्लिश वाली बुक देखना, दोनों का मीनिंग एक है। वैसे ये बच्ची जो बोल रही थी वो बात ठीक है कि एनिमल के अंदर हम जो अलैंगिक जनन वगैरह यूज करते हैं, प्लांट में कायिक जनन यूज करते हैं, यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है हिंदी के सेंटेंस फ्रेम में। इंग्लिश वाली बुक के अंदर एक बार या तो मैं तुम्हें बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेकर के, इंग्लिश वाली बुक में क्लियर होगा। यहाँ पर सेंटेंस प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ है इसकी। सर पूर्ण विराम को ना गलत जगह लगा दिया, कई जगह ऐसा करा हिंदी की बुक इसमें में। कुछ गड़बड़ है सेंटेंस। सर हाँ बच्चे सर हाँ। सर इष्ट हम लोग इष्ट द्विखंडन में आता है ना इष्ट? नहीं, मेनली तो बडिंग करता है, लेकिन कुछ द्विखंडन वाले भी होते हैं, द्विखंडन वाले। सर ये अमीबा और पैरामीशियम द्विखंडन में आता है, तो इष्ट भी तो उसी में दिया है, तो बताइए ना वो उसको। नहीं बच्चे ईस्ट के बारे में डिटेल में बताया, फंजाई जब पढ़ाया था तब। ईस्ट जो है वो बडिंग टाइप के होते हैं, सिग्रोमैसिस सर्विसी। जो नॉर्मल ईस्ट तुम पढ़ते हो वो बडिंग करते हैं। फ्यूजन ईस्ट भी होते हैं, ऐसे ईस्ट भी होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन करते हैं, बट कॉमनली यदि पूछेगा तो ईस्ट क्या बोलोगे? बडिंग। तो सर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मतलब अगर क्वेश्चन आ ईस्ट के गया? अंदर मुकुलन होता है, बडिंग होता है, ये बोलोगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक। चलो सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम। सेल साइकिल वो क्या होता है? सेल साइकिल जब कोई सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है तो उसके अंदर एक के बाद एक इवेंट जो है वो क्रमिक रूप से आते हैं, और उस क्रम को, उस साइकिल को जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल डिवीजन में, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। कौन कौन से इवेंट होते हैं सेल साइकिल के अंदर जो चक्र के रूप में चलते रहते हैं? दो मेन फेज होते हैं। दो मेन फेज होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इंटरफेज, एक होता है इंटरफेज, और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज को में एम का मतलब क्या है? माइटोटिक फेज। एम का मतलब क्या है? माइटोटिक फेज। इंटरफेज को यदि हम बात करें तो ये मोर देन 95% टाइम ले लेता है सेल साइकिल का। सेल साइकिल का 95% से भी ज्यादा टाइम जो है वो इंटरफेज में लगता है, और इंटरफेज को हम तीन और सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है G1 फेज, ग्रोथ फेज 1, S फेज, सिंथेटिक फेज, एंड G2 फेज, ग्रोथ फेज 2 या गैप फेज 2। तीन फेज होते हैं इंटरफेज के। कितना टाइम ले रहा है? मोर देन 95%। और एम फेज की बात करें तो एम फेज के अंदर दो चीजें होती हैं, दो इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो इवेंट होते हैं? एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? केंद्रक का विभाजन। और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्र का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस तो होता है, उस इवेंट में क्या क्या आते हैं? उसमें आता है चार इवेंट, चार फेज। कौन कौन से? एक आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये चार फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे फेजेस हैं किसके? एक सेल साइकिल के। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? सर माइटोसिस मतलब समसूत्री ना? साइट किसका मतलब? माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री। माइटोटिक फेज बोलते हैं इसको।
लेकिन चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों में ही इस फेज को हम माइटोटिक फेज ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूरी प्रोसेस को साइकिल की फॉर्म में, ये सेल साइकिल में किस तरीके से आता है। सपोज ये एक सेल साइकिल में बना रहा हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से एक सेल विभाजन होकर तुरंत बनी है। अभी क्या करेगी, सबसे पहले अपना आकार बढ़ाएगी। अपना आकार बढ़ाएगी तो वो फेज जिसमें ये अपना आकार बढ़ा रही है, क्या बोलते हैं उसे, जीवन फेज, जिसको ग्रोथ फेज या गैप फेज 1 भी बोलते हैं। ग्रोथ फेज या गैप फेज 1। इसके बाद वाला दूसरा फेज एस फेज। इसका मतलब क्या है, सिंथेटिक। एस फेज का मतलब क्या है, सिंथेटिक फेज। क्यों बोल रहे हैं इसको सिंथेटिक फेज? क्या होता है एस फेज में, संश्लेषण होता है किसका, डीएनए का। डीएनए। और इसके बाद वाला फेज जो है वो है G2 फेज, गैप फेज 2, गैप फेज। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां, तक 95% से ज्यादा टाइम सेल ने लिया है। इस पूरे टाइम इंटरवल में, यहां से यहां तक पूरा टाइम फेज है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या है, रेस्टिंग फेज, इंटरफेस। इसके बाद वाला फेज जो है वो एम फेज है। इस एम फेज के अंदर भी हम क्या देखते हैं, दो पार्ट हैं, दो पार्ट है, लेकिन इन दो पार्ट के बीच में क्लियर कट डिमार्केशन लाइन नहीं है। इतना पार्ट है कैरियो काइनेसिस और इतना पार्ट है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। दोनों में कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है। क्या है वो पार्ट, एक्चुअल में जब हम इसको देखेंगे, ये है प्रोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। सेल से कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो सबसे बड़ा फेज होता है वो कौन सा होता है, प्रोफेज। इसके बाद में मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों क्या है, कैरियोकाइनेसिस के फेज हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो टीलोफेज के साथ में ही स्टार्ट हो जाता, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों के बीच में ये टीलोफेज वाला जो स्टेज है वो कॉमन है, ओवरलैपिंग। तो ये जो इतना पार्ट यहाँ पर जो लिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या था, ये है एनाफेज। तो सेल साइकिल के अंदर दो फेज
के अंदर दो पार्ट, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है, और साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के साथ से स्टार्ट हुआ और बाद में खत्म हुआ। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच में एक क्लियर कट डिमार्केशन लाइन नहीं है, दोनों बिल्कुल क्लियर कट एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि कुछ समय जो होता है वो ओवरलैप करता है। यदि किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो क्या कर सकता है, वो इस जीवन फेज में कहीं पर भी क्या कर सकता है, जीवन फेज से कहीं पर भी एग्जिट हो सकता है, और जिस टाइम पे वो एग्जिट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, उस फेज को क्या बोल देंगे, जीरो फेज। जीरो। तो जीवन से बाहर निकला है, सेल साइकिल से बाहर नहीं निकला है, सेल साइकिल के अंदर वापस से एंटर हो सकता है। जी नॉट फेज जो है वो सेल साइकिल में वापस एंटर हो सकता है। तुमने पढ़ा था कि परमानेंट सेल, प्राइमरी परमानेंट सेल वापस से डिवीजन की पावर को गेन कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि बाहर निकला, फिर जब जरूरत पड़ी तो वापस से एंटर सब तो कर सकता है। समझ गए क्या? सर एक बार और बताइए ना। नहीं कोई बात नहीं, कहीं पे भी दिखाओ, एनसीटी डायग्राम की तरह अंदर दिखाओ या बाहर दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ध्यान रखना है, बनाया तो मैंने भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जीवन से एग्जिट हुआ, जो एनसीटी लाइन क्लियरली पढ़ लेना तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा कि सेल जो है वो जीवन फेज से बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है और जी नॉट फेज में चली जाती है। यदि सेल दोबारा से डिवीजन की पावर रिगेन करेगी तो ये आगे भी बढ़ सकती है, और हमने ऐसा पढ़ा भी है कि डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है। मतलब जी नॉट फेज जो है वो जीवन का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, जीवन का ही पार्ट है। यानी परमानेंट सेल जीवन फेज में लंबे समय तक रुकी रह जाती है और वो तैयारी नहीं कर रही विभाजन की, इसलिए हमने उसे क्या बोल दिया, जी नॉट फेज बोल दिया, और या फिर इसे क्वेश्चन स्टेज बोल। ठीक है, जी नॉट जो है वो किसका पार्ट है, जीवन का ही पार्ट होता है, जहां पर वो विभाजन की तैयारी नहीं कर रही है, और उसको ही हम क्या नाम देते हैं, उसका हमने एक नया नाम दे दिया है, जी नॉट फेज। अब देखिए यहाँ पर सेल क्या क्या तैयारियां करता है इन स्टेजेस के अंदर। जैसे जीवन फेज की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ेगा, तो सेल की ग्रोथ होगी, प्रोटोप्लाज्म जो है इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ या प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। देन और क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह जो है उनका सिंथेसिस होगा, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस बढ़ जाएगा। और क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो एटीपी का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। जीवन फेज के अंदर बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, वो अपनी कॉपी बनाते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, डुप्लीकेशन ऑफ most of the cell organelle। अधिकांश कोशिकांग वगैरह जो है वो भी जीवन फेज में साइज में बड़े होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। तो ये सारी तैयारियां जो है वो कौन से फेज में होगी, जीवन फेज में हो जाएगी। जब सेल ये सारी तैयारी कर चुका होगा तब इसे क्या करना होगा, इसे नेक्स्ट फेज में एंटर करना होगा, और उसके लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा इसको, उसके लिए इसको इंफॉर्मेशन देगा सीडीके और साइटोकिन। यानी इन दोनों के बीच में एक चेक पॉइंट आता है। ये क्या मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है चेक पॉइंट। क्या है ये, चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट का नाम है G1S चेक पॉइंट। मेजर चेक पॉइंट है G1S चेक पॉइंट। क्या होता है यहाँ पर यदि ये सारी तैयारी कर हो चुकी होगी तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर सेक्लिन का फॉर्मेशन होगा,
और साइक्लिन जो है वो सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम के साथ में जुड़ करके क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जो सेल साइकिल को आगे बढ़ाता है। क्या बनेगा यहाँ पर, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सेल को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका मतलब ये सीडीके एक्टिवेट हो जाएगा और सेल साइकिल को जीवन से एंटर करवा देगा किसने, एस फेज में। एक बार सेल साइकिल जीवन से एस में एंटर हो गए मतलब हो गई, अब ये पीछे वापस मुड़ के नहीं जा सकते। इसका मतलब यदि जीवन में जी नॉट में एंटर होना था या जीवन में इसको रुकना था तो इसके पास ऑप्शन कहां तक है, जब तक ये चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है तब तक ये कहीं पे भी, चाहे मैं यहाँ पे बनाऊं, चाहे मैं यहाँ पे बनाऊं, चाहे मैं यहाँ पे, मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ ये जी नॉट फेज को। लेकिन यदि एक बार इसने जीवन एस चेक पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो कर दिया, आप पीछे मुड़ के देखने का कोई ऑप्शन इसके पास नहीं होगा। समझ गए क्या? अब हम बात करें एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा यहाँ पर वो होगा डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए हम इसको सिंथेटिक फेज बोल रहे हैं या सिंथेसिस फेज बोल रहे हैं। इसके अंदर किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का। तो डीएनए रेप्लिकेशन, उसके साथ ही यहाँ पर बनने लग जाता है हिस्टोन प्रोटीन, यानी हिस्टोन सिंथेसिस होगा। तो इस फेज में कपल्ड रिएक्शन के फॉर्म में डीएनए रेप्लिकेशन होना हिस्टोन के बनने को प्रमोट करता है, हिस्टोन का बनना डीएनए रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से कपल्ड वे में डीएनए का रेप्लिकेशन और हिस्टोन का सिंथेसिस होता जाता है, पैकेजिंग होती जाती है। तो क्या जीएस फेज के अंत में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे क्या? एस फेज के अंत में एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे कि नहीं होंगे, बोलो? यस सर। यस, बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर एक कोशिकांग जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, उसका नाम है क्या, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, उसका डुप्लीकेशन भी होता है। तो ये चीज है, सेंट्रियोल के अंदर भी डीएनए होता है, साइंटिस्ट लोग खोज चुके हैं सेंट्रियोल के अंदर डीएनए। तो इस तरीके से 3 मेजर इवेंट हैं जो कहां पर हो रहे हैं, एस फेज में। जब ये सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो सेल साइकिल जो है वो एस फेज के से एंटर हो जाएगा किसके अंदर, G2 फेज के अंदर। अब वो G2 फेज में चला जाएगा। G2 फेज नाम से ही पता पड़ रहा है, गैप फेज या ग्रोथ फेज 2। क्या यहां पर भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, बोलो? यहां पर भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, गैप फेज 2 में भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है उस डीएनए को चेक किया जाता है, यदि कोई मिस्टेक हुई है तो क्या उसका रिपेयरिंग करना जरूरी है क्या? डीएनए रिपेयरिंग वगैरह जो है वो सारी भी इस फेज में कंप्लीट हो जाती है। देन कुछ ऑर्गेनेल्स जो है वो G2 फेज में रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं वो पहले होता है, तो पहले होता था, वो जीवन भी होता है। तो इनका डुप्लीकेशन जो है वो G2 फेज में होगा। और इसके अलावा यहाँ पर भी इसको प्रोटीन चाहिए, कौन सी, अब इसको आगे स्पिंडल फाइबर बनाना है, उसके लिए इससे जरूरत होगी ट्यूबुलिन प्रोटीन की। किसका सिंथेसिस होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है और लास्टली ये अपनी एनर्जी को और एटीपी को कंजर्व करता है और तैयार हो जाता है किसके लिए, एटीपी कंजर्वेशन कर लिया और तैयार हो जाता है किसके लिए, कैटालिसिस के लिए। लेकिन अगेन यहां पर भी एक चेक पॉइंट का सामने से करना पड़ता है। एक और चेक पॉइंट है वो इसके सामने आ गया, एक और चेक पॉइंट का सामने से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट था जीवन एस चेक पॉइंट, जीवन चेक पॉइंट का नाम क्या था, जीवन एस चेक पॉइंट। वैसे ही ये दूसरा चेक पॉइंट जो है इसका नाम होता है G2M चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट का नाम क्या है, इसका नाम है G2M चेक। G2M चेक।
G2M चेक पॉइंट के अंदर भी सेम जैसे CD के और S साइक्लिन यहाँ पर आता है, वैसे यहाँ पर CD के और M साइक्लिन आता है, यानी यहाँ पर भी CD के और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वही इसको प्रमोट करेगा किसके लिए, M फेज में एंटर होने, यानी इस चेक पॉइंट को क्लियर करके ये किस पर पहुंच जाएगा, M फेज में, यानी प्रोफेज स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट आता है कहां पर, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, यहाँ। ठीक है, इसको इस चेक पॉइंट जो है उसे बोलते हैं हम यहाँ पर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, एपीसी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एपीसी। तो एपीसी जो है वो मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ताकि क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेज में जो दो क्रोमेटिन है वो जो सेपरेट हो जाए, क्रोमेटिड जो सेपरेट हो जाए, उसको प्रमोट करता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ही डायग्राम के अंदर तुम्हें हर एक फेज के अंदर क्या इवेंट चल रहे हैं और कहां पर चेक पॉइंट काम कर रहा है वो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या सर? हाँ बच्चे। सर सीडीके का फुल फॉर्म? सीडीके इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम जो कि साइक्लिन के साथ में मिलकर काम करता है, इसलिए नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। या तो सीडीके लिखा हुआ मिलेगा या कई बार सीडीसीबी लिखा हुआ मिलता है, वो भी यही। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर एटीपी के नीचे क्या लिखा है सर? कहां पर? एटीपी कंजर्वेशन। फेस में एटीपी कंजर्वेशन अभी अपनी एक्टिविटी को कम करके एटीपी को बचाने लग जाएगा, ताकि वो उस एटीपी को आगे वाले स्टेप्स में यूज। सर ये G1 फेज में सेल के बाद क्या लिखते हो? डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज। हाँ, हाँ थैंक यू। कोशिका। ठीक है, इरेज कर दो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। हो गया सर। तो फिर अब नेक्स्ट देखो, एक एक करके सेल, अब सेल साइकिल वाले सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। सबसे पहले हेलो सर। सर सीडीके में क्या होता है? सीडीके एंजाइम है बच्चे, काइनेज है जो कि साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। साइक्लिन एक कंपाउंड होता है, तो साइक्लिन के साथ जब जुड़ेगा तो अपना काम करेगा, इसलिए बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। थैंक यू सर। चलो देखते हैं नेक्स्ट, माइटोसिस। माइटोसिस या हिंदी में बोलते हो समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है वो क्या है, वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो सेम रहती है। यस, इसीलिए हम उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मतलब क्या? मतलब यदि पेरेंट सेल एक 2n सेल है तो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा, यदि समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड करेगा तो जो दोनों डॉटर सेल बनेगी उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी जो पेरेंट में है, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ वाला मैकेनिज्म जो होता है, रिपेयर वाला मैकेनिज्म जो होता है, उन सब में कोशिकाओं की संख्या माइटोसिस के द्वारा बढ़ती है। ठीक है, अब माइटोसिस की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर जो इंटरफेज है वो तो वही होगा जो अभी हमने पढ़ा, और जो एम्फेज होता है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस में जो स्टेजेस होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो माइटोसिस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होगा? देखो, पहले कोशिका विभाजन के पहले कोशिका जो है वो कुछ ऐसी थी, इसके अंदर केंद्रक था,
क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे बिखरे हुए थे। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस था, ऐसी क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होता है जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। देखो यदि हम एनिमल सेल का डायग्राम बनाएं तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है क्या? यस सर। प्लांट सेल के पास भी सेंट्रियोल होता है क्या? नहीं, प्लांट के पास नहीं होता। उसके पास नहीं। तो एनिमल सेल में एस्ट्रल टाइप का डिवीजन होता है, प्लांट में एंडोस्पर्म। क्या क्या चेंजेस होंगे ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होने लगता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लग जाता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लग जाता है, कोशिकांगक डिसअपीयर होने स्टार्ट होने लग जाते हैं, यानी दिखना धीरे धीरे बंद होने लग जाएगा शुरुआत के साथ। इनके अंदर जो सेंट्रियोल था वो एक दूसरे से दूर हटना प्रारंभ कर देता है, पेयर में थे एक दूसरे से दूर हटना प्रारंभ कर देते हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर जुड़ने लग जाता है। कुछ इस तरीके से एस्ट्रल रेज का निर्माण होने लग जाता है। क्या क्या चेंज हुआ साइटोप्लाज्म में? डेंस हो गया, घना सघन हो गया, ऑर्गेनेल दिखने बंद होने लग गए यानी डिसअपीयर होना प्रारंभ हो गया। सेंट्रियोल्स एक दूसरे से दूर हटने लग गए। कहां पर जा रहे हैं? अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, और जिस दो अपोजिट पोल पे होंगे उसके लंबवत ही साइटोकाइनेसिस होगा। क्या हमने पढ़ा था, सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के तल को निर्धारित करता है। यस सर। इस दो जगह पे होगा, उसके लंबवत डिवीजन होगा। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होगा देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना प्रारंभ कर देखो, टूटने लगेगी, डिसअपीयर होने लगी मतलब ये नष्ट होने लगेगी। और इसके अंदर जो केंद्रक है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था ये संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा, और संघनित होना स्टार्ट होगा मान लो कुछ इस तरीके से। मतलब ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हो तुम कि क्रोमोसोम जो है वो संघनित होने लग गए हैं, और केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग जाता है। सब कुछ डायग्राम के अंदर दिख रहा है तुम्हें, क्या क्या चेंजेस होंगे। साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होने लग गया, साइटोप्लाज्म डेंस होने की वजह से क्या हुआ, जो सेलुलर मेम्ब्रेन से वो डिसअपीयर होने लग गए, दिखना बंद हो गए। सेंट्रियोल एक दूसरे से अपोजिट जाने लग गए हैं, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना प्रारंभ हो गई, गुणसूत्र जो है वो संघनित होकर के एक ऊन के गोले समान संरचना बना देती है। ये क्रोमोसोम जो है वो ऊन के गोले समान संरचना बना देती है, इसलिए इसको हम स्पाइरिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो होता है स्पाइरिंग स्टेज की गुणसूत्र जो है वो संघनित होकर के ऊन के गोले के समान संरचना बनाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्पाइरिंग अवस्था बोल देते हैं। कुछ इस तरीके से क्लियर हो गया सर हिंदी में बताइए ना, स्पाइरिंग स्पाइरिंग भी बोलते हैं बच्चे, हिंदी में भी
आदर्शा पाई रीम ऐसे ही बोलेंगे, उनके गोले समान बोलेंगे हिंदी में। उनके गोले समान गुणसूत्र की अवस्था कब दिखाई देती है? अर्ली प्रोफेज में दिखाई देती है। केंद्रिका जो है वो भी धीरे धीरे विलुप्त होने लग गई जब प्रोफेज खत्म होगा। लेट प्रोफेज, लेट में भी क्या, लेट में भी प्रोफेज का अंत हो रहा है। लेट प्रोफेज की जगह पे मैं बता रहा हूँ एंड ऑफ प्रोफेज का अंत, मेटाफेज का प्रारंभ, एक ही बात है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोमेटाफेज। प्रोफेज का अंत होना, मेटाफेज का प्रारंभ होना, उन दोनों के बीच की अवस्था जो है वो क्या होती है? प्रोमेटाफेज। क्या हो गया? ये सेंट्रियोल जो है वो पहुंच गए हैं विपरीत ध्रुवों की। एनिमल सेल है इसीलिए एस्ट्रल फेज में बना है। क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से संगठित हो जाते हैं। कितने क्रोमोसोम हमने बनाए हैं डायग्राम के अंदर? बोलो, डायग्राम के अंदर हमने कितने क्रोमोसोम बनाए? 4 क्रोमोसोम बनाए थे। ये तो 4 क्रोमोसोम बनाए थे। कुछ इस तरह। और ये क्रोमोसोम क्योंकि अब केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, कुष्ठांगक पूरी तरीके से अदृश्य हो चुके हैं, केंद्रिका पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, स्पिंडल फाइबर तरफु तंतुओं का निर्माण पूरा हो चुका है और जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं और साथ में क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़ चुके होते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी इनकी पोजीशन साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी दिख रही है। अभी हमें बिल्कुल केंद्र पर ये नहीं दिख रहे हैं, जरा वैसे प्लेट पे नहीं दिख रहे, तो कुछ इस तरीके की अवस्था हमें दिखाई देगी कब? प्रोमेटाफेज में। यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम जो तुम्हें दिख रहा है वो अंदर से कितने क्रोमेटिड का बना हुआ है? 2 क्रोमेटिड का। लेकिन बाहर से अभी हमें 2 क्रोमेटिड नहीं दिख रहे हैं। अभी हमें एक क्रोमोसोम ही दिख रहा है बट वो 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है। क्यों 2 क्रोमेटिड है इसके पास? क्यों? क्योंकि एस फेज में इनके अंदर डीएनए एप्लीकेशन हो गया था, इसलिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बोलो। यस सर। ठीक है। अब क्या होगा? अब आएगा मेटाफेज। हेलो सर। अब आएगा सर। मेटाफेज। हाँ बच्चों। सर एक बार क्रोमेटिड किसको बोलते हैं बता दीजिए ना फिर से। क्रोमेटिड किसको बोलते हैं? देखो, ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक काइनेटोकोर है। यदि तुम्हें पिछला लेक्चर याद है तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। और इसके अंदर क्या हुआ था? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो इस वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है इसका जो स्टोन के साथ में हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में था वो कुछ इस तरीके से अंदर प्रेजेंट है। एक कॉपी और इसकी दूसरी कॉपी। ऐसा है कि नहीं? ये तो एक क्रोमोसोम है। तो ये वाला बीच से लाइन बना देना अभी, ये बाद में यहाँ से फट भी जाता है, 2 अलग-अलग क्रोमेटिड से ऐसे दिखने लग जाएंगे। तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये नहीं, ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड है, ये पूरा का पूरा दूसरा क्रोमेटिड है और इन दोनों का आपस में सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। तो मेटाफेज में क्या होगा? प्रोफेज में ऐसा दिख रहा है अभी तुम्हें। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में यहां से ऐसे फट जाएगा बीच में से, यहां से ऐसे बीच में से फट जाएगा और क्या हो जाएगा? और ऐसे हमें सेपरेट क्रोमोसोम एक ही है लेकिन अब हमें 2 क्रोमेटिड या सिस्टर क्रोमेटिड दिखने लग गई है। कब? मेटाफेज में। आई बात समझ में? समझ गए क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। और यही दोनों क्रोमेटिड को हम आपस में सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में
अब सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कोशिका के इक्वेटर पे, कोशिका की भूमध्य रेखा पर जो है उसके ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। और ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होंगे। तो पूछेगा नहीं, बताओ क्रोमोसोम कौन से फेज में सबसे ज्यादा संगठित अवस्था में होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं? तो क्या बोलोगे? बोलो ना, क्या बोलोगे? मेटाफेज। 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 यस। और अब तुम्हें मेटाफेज अवस्था में सिस्टर क्रोमेटिड्स वगैरह जो है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है। हर एक क्रोमोसोम के पास कितने काइनेटोकोर है? 1 की 2 काइनेटोकोर? 2 होगा, 2। और ये दोनों काइनेटोकोर अपोजिट साइड के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। ये तो तुम्हें क्रोमोसोमल फाइबर दिख रहे, जो क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल फाइबर बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ फाइबर जो होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट फाइबर भी बोलते हैं या पोलर फाइबर भी बोलते हैं, जो पोल से पोल तक रहेंगे, कंटीन्यूअस फाइबर, कुछ इस तरीके से भी होते हैं। यानी यहाँ पर कुछ फाइबर जो है वो क्रोमोसोमल है, कुछ कंटीन्यूअस है पोल से पोल, और कुछ जो होते हैं वो डिसकंटीन्यूअस होते हैं जो एस्ट्रल ब्रिज भी बनाते हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग प्रकार के तंतु स्पिंडल फाइबर जो है वो को बोलते हैं सेल के अंदर। कौन सी स्टेज? मेटाफेज। समझ गए क्या? तो मेटाफेज में क्या हुआ? सभी गुणसूत्र भूमध्य रेखीय तल पर एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? मेटाफेजिक प्लेट, और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं कांग्रेशन। कांग्रेशन यानी इकट्ठा होना ऑफ क्रोमोसोम्स on equator plane of the cell। कोशिका के भूमध्य रेखीय तल पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्या अगली प्रोफेज में क्या होगा? लेट प्रोफेज में क्या होगा? प्रोमेटाफेज में क्या होगा? और मेटाफेज में क्या होगा? क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? सर वन टाइम रिपीट कीजिए ना मेटाफेज को। मेटाफेज में गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कोशिका के भूमध्य रेखीय तल पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पर हमें हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड या उसकी सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दिखाई देती है। यही रीजन है कि हम गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक क्रोमोसोम अलग अलग हमें इजीली दिख पाएगा मेटाफेज में। क्लियर होगी बात? अब एनाफेज के बारे में देखें। अब देखो मेटाफेज की बात में, एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड्स। यस। एनाफेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें अर्ली एनाफेज और दूसरा देखते हैं हम लेट एनाफेज। जब भी सेल डिवीजन पढ़ोगे डायग्राम ड्रॉ करके सही से पढ़ना, अदरवाइज चीजें रटने की हो जाएंगी। डायग्राम एक बार सही से बना लोगे समझ के तो चीजें जो है वो रटने की नहीं रहेंगी तुम्हारे माइंड में, हमेशा पिक्चर की फॉर्म में सारी चीजें चलती रहेंगी। अब अगली फेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है उनके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो
पर हम हो देखें जाएगी सर। यहाँ पर जो क्रोमोसोम था वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो गया, एक क्रोमोसोम बन गया, अब दो क्रोमोसोम। अब हर एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड है बताओ? जो आप नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हो तो हम एनाफेज वाले में कुछ पूछेंगे कि एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो क्या बोलोगे? एक। यस, एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमेटिड। और जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनके आदर्श जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये क्या हुआ समझो? पहले ये इस तरीके से स्पिंडल फाइबर, यहां पर एक स्पेसिफिक काइंडोकोर के पास आर्म जैसा होता है, डायनिन आर्म, मायोसिन जैसा है, उसने स्पिंडल फाइबर को ऐसे पकड़ा। अब क्या हुआ, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने हेल्प किया इसको सेपरेट करने के लिए, ये सेपरेट स्पिंडल फाइबर। और क्या हो रहा है, ये सेपरेट होने के बाद में डायनिन आर्म की सहायता से ये ऊपर की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। क्या होता जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर के ऊपर मूव करता जाएगा, तो स्पिंडल फाइबर बीच में आते जाएंगे, एंजाइम इसे तोड़ते जाते हैं और यहाँ पर बीच में एक नया फाइबर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। वापस से समझो, सपोज ये स्पिंडल फाइबर है और ये है काइनेटोकोर, ये यहाँ पर एक आर्म है, यहाँ पर दूसरे आर्म है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है ऐसा डायनिन आर्म दो, और ये क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर ऐसे करके ये ऊपर वॉक करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये नीचे से निकलता जाएगा, तो बीच वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है, साइड वाले की तरफ जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएंगे, वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और डायनिन की हेल्प से ये इसके ऊपर ऐसे वॉक करता है और वॉक करते हुए कहां पर पहुंच जाता है, अपोजिट पोल पे चला जाता है। तो यहां पर इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होगी कि नहीं होगी भाई, डायनिन को या मायोसिन को कॉन्ट्रैक्ट करने में एटीपी कंज्यूम होती है कि नहीं होती है? होती है सर। होती है। तो यहां पर भी ये एटीपी कंज्यूम करके क्या होगा, विपरीत ध्रुवों की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ ऐसे जाता जाएगा, और जो स्पिंडल फाइबर नीचे की तरफ आते जाते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर वहां पर सिंथेसिस हो जाता है एक नए टाइप का स्पिंडल फाइबर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं इंटरजोनल फाइबर। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा बीच में, इंटरजोनल फाइबर, कुछ इस तरीके से। ये कंटीन्यूअस फाइबर है, जो क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं वो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं, और जो किसी से भी जुड़े नहीं होते वो डिसकंटीन्यूअस फाइबर होते हैं। अर्ली एनाफेज समझ में आ गया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हुए, डिवाइड हो गए, और एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होने की वजह से क्रोमोसोम की संख्या एनाफेज में डबल हो गई। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि माइटोसिस के कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो डबल हो जाती है। अब लेट एनाफेज में क्या होगा, अभी तक कोशिका जो मैंने बनाई थी वो कैसी बनाई थी, गोलाकार के अंडाकार, कैसी कोशिकाएं दिख रही है तुमको अभी तक जितने भी डायग्राम बनाए उसमें, गोलाकार। गोलाकार। लेट एनाफेज में क्या होता है, कोशिका का एलोंगेशन होता है, वो एलोंगेटेड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से अंडाकार लंबी हो गई। और एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे, तो लेट एनाफेज तक ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। जैसे कंडेंसेशन बढ़ रहा था वैसे ही अब कंडेंसेशन जो है वो कम हो।
ये ज्यादा संग्रहित थे, ये कम संग्रहित अवस्था में आते हैं। अब तुम देख रहे हो कि लेट एनाफेज तक आते आते क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स के आसपास उसका जो है वो लंबी पीढ़ी इसमें ये इंटरजोन होता है, उससे जो इन्हें पुश भी करते हैं, उनको धक्का देते हैं क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ जाने। जो बीच में फाइबर बने थे उनका नाम है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स। और जो पोल टू पोल है वो होते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स। और जो यहाँ पर है डिसकंटिन्यूअस एंड एस्ट्रल। क्या हुआ एनाफेज में, बता दो जरा, एनाफेज में क्या हुआ कोई तो बता दो। सर क्रोमोसोम डबल हो गया। क्या हुआ सर जो अलग अलग क्रोमेटिड थी ना, जो सिंगल सिंगल, वो ऊपर तरफ चले गए और वहां पर का जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटा हो जाता है और संघनन बहुत कम जाता है। बिल्कुल सही बात है कि क्रोमोसोम्स जो है अब वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गए थे। क्रोमोसोम्स में वो अपोजिट पोल्स की तरफ विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। इंटरजर्नल फाइबर्स जो है वो उन्हें पुश करने में हेल्प करते हैं और कोशिका एलोंगेट हो जाती है। और कोशिका अब तैयारी कर लेगी किसके लिए, साइटोकाइनेसिस। क्या बताया था कि एनाफेज खत्म होगा, टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब जो फेज आएगा उसमें कैरियोकाइनेसिस का टेलोफेज चलेगा और साथ साथ में साइटोकाइनेसिस भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो अब इसके बाद में नेक्स्ट फेज टेलोफेज। टेलोफेज को भी दो बार में पढ़ाऊंगा, अर्ली और लेट टेलोफेज। Early telophase and late telophase। देखो क्या होता है, कोशिका जो लंबी हो गई थी अब बीच में से चकना भी स्टार्ट हो गया। एनिमल सेल की बात कर रहा हूं, इसीलिए एनिमल सेल जो है वो बीच में से पिचकती है। प्लांट सेल भी पिचकती है क्या? प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा किसके द्वारा? सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा। देखो यहाँ पर क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थे वो अरेंज होकर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वलय जैसा बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कोशिका बीच में से पिचकेगी साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं फरो फॉर्मेशन, खांच लेना, फरो फॉर्मेशन। एनिमल सेल का डिवीजन जो है वो फरो फॉर्मेशन के द्वारा होता है, खांच के निर्माण के द्वारा। क्या क्या तैयारी होगी अब?
टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा इवेंट चलेगा, जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होगा टीलोफेज में। क्या क्या? वहां पर स्पिंडल फाइबर बनने लगे थे, यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर विघटित होंगे। यस, नष्ट होंगे, डीजनरेट। वहां पर केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगी थी, क्या यहाँ पर केंद्रक झिल्ली बनने लग जाएगी? यस यस, यहाँ पर देखो केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना प्रारंभ। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। वहां पर गुणसूत्रों का कंडेंसेशन हुआ था, संघनन हुआ था, यहाँ पर विसंघनन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? यस, क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस। इस टाइप का काम करेंगे तो कहाँ जाए? क्या न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा? यस, वहां पर न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगे थे, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरीके से तो प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज में, और लेट टीलोफेज तक जाते जाते ये सारी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। जो भी चेंजेस स्टार्ट हुए थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से डिसअपीयर, केंद्र पूरी तरीके से बन चुका है, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ पूरी तरीके से विसंगठित हो चुके होंगे। क्या कोशिकांग भी वापस से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे? कोशिकांग भी फिर से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस देख रहे हो, होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किनेटिक काउंटर में ज्यादा पिछड़ गया है। और जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन चुके हैं। इस तरीके से क्या सब बच्चों को एक एक स्टेप, एक एक बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई है क्या? बोलो। यस सर। यस, तो आज ही तुम डायग्राम को लेकर के बैठोगे, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते जाओगे, तो मैं एक एक चीज हर्ष की पता करती जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस आज स्टार्ट करें, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, 5 मिनट का टाइम बचा है, कुछ नहीं हो पाएगा। 5 मिनट में ये बता सकता हूँ कि मियोसिस क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन को हम रिडक्शनल विघटन बोलते हैं, ऐसा विभाजन जिसमें क्या होता है कि पैतृक कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं, डॉटर कोशिका में उसके गुणसूत्र के नंबर आधे हो जाएंगे, उसे हम मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है वो अर्धसूत्री, मतलब उसमें गुणसूत्र का नंबर आधा रह जाएगा, और मियोसिस 2 जो होता है वो समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिटेन्ड रह जाता है, सेम रिटेन्ड रह जाता है। ठीक है, तो एक बार मियोसिस होगा तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 करके ऐसे 2 बार प्रोसेस चलेगी, जिसके अंदर वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 और 2 के अकॉर्डिंग होंगे। उन सब के बारे में चलो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बच्चों।
सर प्लांट एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता करके आसानी से कोशिका विभाजन हो जाता है, लेकिन प्लांट में तो सेल वॉल रहता है, तो फिर उसमें विभाजन कैसा होगा? प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस के टाइम पे देखो क्या होता है, ये प्लांट सेल है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यूक्लियस और ये टेलोफेज का दूसरा न्यूक्लियस। अब बीच में क्या होता है, इनके बीच में बहुत सारे गोल्जी बॉडी अरेंज हो जाते हैं। याद होगा हमने फ्रेगमोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी का फंक्शन बताया था सेल पे इतना। यहाँ पर क्या होता है, गोल्जी बॉडी इस तरीके से बीच में अरेंज हो जाती है गोल्जी का, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर सेल वॉल मटेरियल को बीच में स्रावित करते हैं। यानी यहाँ बीच में क्या होगा, यहाँ बीच में सेल वॉल मटेरियल को इस तरीके से स्रावित होगा। किधर से किधर, सेंटर से बाहर की तरफ। अब केंद्रीय रूप से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर एक पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी, और उसके ऊपर एक झिल्ली बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक सेल सेपरेट, दूसरा सेल सेपरेट। तो यहाँ तो हुआ था फरो फॉर्मेशन, और यहाँ पर हो रहा है प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की हेल्प से, फ्रेगमोप्लास्ट की हेल्प से। ये जो गोल्जी बॉडी है और माइक्रोट्यूब्यूल है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम फ्रेगमोप्लास्ट। क्लियर हुई बातें सर? और उसमें सेंट्रियोल वगैरह भी नहीं होता तो फिर एनेस्ट्रलिज्म बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रल रेज नहीं बन रहे। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में मियोसिस पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ के आना। क्या बात है, बारिश हो रही है वहां पर? वेरी गुड। यस सर, पानी गिर रहा है इधर। चलो अच्छी बात है, एंजॉय करो। थैंक यू सर। ओके बच्चों, इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाओगे? इसके बाद चलो ट्रांसपोर्ट, पहले फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, बायोमोलिक्यूल लास्ट में। हाँ सर, वो बहुत कचड़ा है तो वैसे ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो फिर कितना सारा हो जाता है उसमें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा मिनरल बायोमोलिक्यूल में काफी सारे याद करने वाला है, इसलिए इसको बाद में। गुड नाइट सर। हेलो बाय बच्चों, ओके बाय।